फर्स्ट ईयर पक्सिनिया को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पक्सिनिया के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा और मोटे मोटे पॉइंट्स हमने जाने कि पक्सिनिया के क्या संरचना होती है। अब अगर हम कायिक संरचना या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को देखें तो कवक जाल जो इसका होता है माइसीलियम, वो इंटरसेलुलर होती है, अंतराकोशिकी, ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है, सिंपल सेप्टम होता है, उसके अंदर सिंपल पोर होता है बीच में, डोलीपोर सेप्टम एब्सेंट, क्लैंप कनेक्शंस एब्सेंट, दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो यहाँ पर नहीं पाए जाते। सेल वॉल ग्लूकन्स और काइटिन्स की बनी हुई होती है। न्यूट्रिशन जो ये लेता है, अपने पोषण जो लेता है परपोषी से, वो चूषकांग के द्वारा लेता है, हॉस्टोरियम के द्वारा लेता है। और स्पर्मोगोनियन जो स्टेज होती है वो 0 स्टेज होती है, क्योंकि इसमें एक तरह से गैमीट की तरह से काम करते हैं और प्राइमरी हैप्लॉइड माइसीलियम के डाइकेरोटाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ लाइफ साइकिल। अगर हम इसकी देखें पक्सिनिया की, तो पक्सिनिया की लाइफ साइकिल में जैसे मैंने बताया था कि प्राइमरी होस्ट और अल्टरनेट होस्ट, 2 तरह के होस्ट होते हैं, परपोषी होते हैं। और प्राथमिक परपोषी पर यूरिडियल स्टेज और टीलियल स्टेज मिलती हैं, और एकांतर परपोषी पर अल्टरनेट होस्ट पर अचल्पमाणु या स्पर्मेशियल स्टेज, और सेकेंड जो है उसका एशियल स्पोर्स की स्टेज मिलती है, एशियल स्टेज, एसिडियल स्टेज। प्राथमिक परपोषी पर जो टीलियल स्टेज बनती है उसमें टीलियो बीजाणु बनते हैं, उनके अंकुरण से बेसिडियो बीजाणु बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 स्टेजेस इसकी लाइफ साइकिल में होती है। पहले हम देखते हैं प्राइमरी होस्ट पर या प्राथमिक परपोषी पर गेहूं के पौधे पर कौन कौन सी स्टेज पाई जाती हैं। तो अगर हमने आपने सीरीज देखा होगा तो हम बोला 0, 1, 2, 3, तो सेकेंड स्टेज जो होती है डाइकैरोटिक माइसीलियम की यूरिडियल स्टेज है, वो गेहूं के पौधे पर पाई जाती है। और गेहूं पर जो पहला संक्रमण होता है, पहला इन्फेक्शन होता है, वो एसियो बीजाणु के द्वारा होता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो लाइफ साइकिल हमारे यहाँ बनाई गई है, ये बताई गई है पक्सिनिया ग्रामिनिस की, वो यूरोपीय देशों में जो गेहूं का पौधे पर संक्रमण होता था, वहाँ पर टेम्परेट कंट्रीज़ में गेहूं और बारबरी के पौधे ज़्यादा दूर नहीं पाए जाते, पास पास में पाए जाते, तो उसके आधार पर ये लाइफ साइकिल दिया गया है। अगर भारत में आप देखेंगे तो इसमें परिस्थिति थोड़ा डिफरेंट हो सकती है। तो हम लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो गेहूं के पौधे पर यूरिडियल स्टेज मिलती है, सेकेंड स्टेज यहाँ पर भी मिलती है। ठीक है, जर्मिनेशन कैसे होगा? एसियोस्पोर्स के द्वारा। और एसियोस्पोर किस प्रकार के हैं? डाइकैरोटिक होते हैं, द्विकेंद्र के होते हैं। प्रत्येक केंद्रक जो होता है वो हैप्लॉइड प्रकार का होता है, और ओवल आकार के, ओवल शेप के ये बीजाणु होते हैं, जो कि प्लांट के ऊपर, गेहूं के पौधे पर संक्रमण करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स पे संक्रमण करता है? तने के ऊपर, पत्रावरण मतलब लीफ शीट। अगर आपने मोनोकॉट्स का प्लांट देखा होगा तो जो जहाँ से पत्ती निकलती है थोड़ी देर तक वो तने को एनक्लोज किए रहती है ना, उसको ढके हुए रखती है, फिर उसका जो लैमिना पार्ट होता है, पत्रक पार्ट होता है, वो बाहर निकलता है। तो स्टेम पार्ट हुआ, जो स्टेम को कवर करके रखता है उसको हम बोलते हैं पत्रावरण या लीफ शीट, और तीसरा पार्ट हुआ लीफ। तो इंटरसेल्युलर माइसीलियम स्टेम पर, लीफ शीट पर, लीव्स में पाई जाती है। पक्सिनिया ग्रामिनिस का हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, तो पक्सिनिया ग्रामिनिस जो है स्टेम रस्ट है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिम्टम्स, सबसे ज़्यादा स्पॉट्स जो आपको मिलते हैं वो स्टेम के ऊपर मिलते हैं, उससे थोड़े कम लीफ शीट पर मिलते हैं, पत्रावरण पर, उससे थोड़े कम फिर लीव्स पर मिलते हैं। और रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है, बाली होती है, उस पर सबसे कम मिलते हैं। ठीक है, यूरिडो बीजाणु जब समूह में होते हैं तो एपिडर्मिस के नीचे ये पुंज बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को हम बोलते हैं यूरिडीनियम या यूरिडियम। ठीक है, और ये अगर आप देखें तो जो गेहूं का पौधा होता है उसके ऊपर इलोंगेटेड स्पॉट्स के रूप में आपको नज़र आते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं समूह के अंदर। अगर इंडिविजुअल स्पोर को आप देखते हो तो बीजाणु जो होते हैं, यूरिडो बीजाणु, वो वृंत युक्त होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, द्विकेंद्र के होते हैं, अंडाकार केंद्रक उसका हैप्लॉइड होता है, लघुकंटकी बाह्यचोल होता है, और 4 जननछिद्र होते हैं। मैं इसको इंग्लिश में रिपीट कर रही हूँ। यूरिडोस्पोर्स जो होते हैं वो स्टॉक्ड होते हैं। यहाँ पे देखिए ये यूरिडोसोरस है, और
ये यूरोडोसोरस को अगर आप उस जहाँ पर भी यूरोडोसोरस होता है रेडिश ब्राउन कलर का आपको दिखता है, उसका अगर आप उस पत्ती का सेक्शन काटेंगे तो आपको स्टॉक्ड वृंत युक्त यूरोडो बीजाणु मिलेंगे। हर एक यूरोडो बीजाणु को अगर आप देखते हैं तो वो यूनिसेलुलर है, डायकैरियोटिक है, दो केंद्रक है, हेट्रोकैरियोटिक है, बिकॉज दोनों केंद्रक अलग अलग प्रकार के होते हैं इसलिए हेट्रोकैरियोटिक है। ईच न्यूक्लियस इज हैप्लॉइड, ठीक है, और इसके ऊपर थिकनिंग्स होती हैं बहुत छोटे छोटे कांटे के जैसे, इसलिए इसको बोलते हैं लघु कंटकी या इकाइन्यूलेट थिकनिंग्स इंग्लिश के अंदर। और इसमें जर्म पोर्स जो होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इक्वेटोरियल पट्टी, मतलब जैसे आप अगर आप अर्थ को देखें तो अर्थ में भूमध्य रेखा होती, भूमध्य रेखा के ऊपर के दोनों ऊपर और नीचे का दोनों तरफ का जो क्षेत्र होता है कुछ भाग, वो इक्वेटोरियल रीजन कहलाता है, जो लाइन होती है वो इक्वेटर कहलाती है। तो ये जो जर्म पोर्स होते हैं वो उस इक्वेटोरियल क्षेत्र में होते हैं। सेंट्री पार्ट में आप देख रहे होंगे जर्मिनेशन भी यहाँ दिख रहा है यूरोडोस्पोर का, कि जब ये जर्मिनेट करते हैं तो वहाँ से जर्म ट्यूब निकलते हैं। तो ये यूरोडियल स्टेज इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑन व्हीट, और अदरवाइज लाइफ साइकिल में अगर हम देखें तो ये सेकेंड स्टेज होता है, ठीक है। ये यूरोडोस्पोर्स एकमात्र ऐसे बीजाणु हैं जो गेहूं के पौधे पर बनते हैं और गेहूं के पौधे को ही संक्रमित करते हैं। तो इन्फेक्शन they are formed on the wheat plant and again they infect the wheat plant on germination. So what they are doing, they are actually helping in the spread of the disease, because गेहूं पे बनेंगे और फिर से बन करके नए प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन करेंगे तो डिजीज़ को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। जब वीट के ऊपर जाते हैं ये तो जर्म ट्यूब बनाते हैं, उसके बाद में पत्ती की सरफेस पर एक फूला हुआ बलून की तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एप्रिसोरियम या आसंगांग। आसंगांग या एप्रिसोरियम जो है वो जो प्रोमाइसिलियम बनता है उसको उसके ऊपर स्पोर को उसको टिकाए रखने में मदद करते हैं। उसके बाद में एक छोटा सा ट्यूब निकलता है उसमें से जो कि स्टोमेटा के अंदर से पेनिट्रेट करता है और फिर एक वेसिकल बनाता है जिसको हम बोलते हैं सब स्टोमेटल वेसिकल, माने अधोरंध्रीय पुटिका, जो कि उसके नीचे होती है, स्टोमेटा के जस्ट नीचे होती है। और फिर ये वहाँ से माइसीलियम पूरा जो भी कोशिकाएँ होती हैं वहाँ पर उसके नीचे एपिडर्मिस के नीचे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, स्टेम के पैरेन्काइमा सेल्स हो सकते हैं, पत्ती का मेसोफिल टिश्यू हो सकता है, उसमें वो फैल जाती है और द्विकेंद्र की डायकैरियोटिक हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम बनाता है, ठीक है। इसके बाद में जो एक नेक्स्ट स्टेज होता है टीलियल स्टेज होता है, ये सेम माइसीलियम जिन्होंने कि यूरोडियोस्पोर्स बनाए थे उसी माइसीलियम पर टीलियोस्पोर्स भी बन सकते हैं। डाइकैरोटाइजेशन जो होता है उसके बाद में लास्ट स्टेज जो होती है वो टीलियोस्पोर्स होते हैं। ये पेरिनेटिंग स्पोर्स होते हैं। अगर आप सोरस को देखेंगे, सोरस को हम टीलियोसोरस बोलते हैं या टीलियम बोलते हैं, ग्रुप में जब होते हैं ये तो डार्क ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के होते हैं और इसीलिए इसका नाम जो दिया गया है वो कहा गया है काला किट, ठीक है, ब्लैक रस्ट। ये टीलियोस्पोर्स स्टॉक्ड होते हैं और अगर आप इंडिविजुअल स्पोर को देखेंगे, यूरोडोस्पोर को आप देखते हैं रस्ट ब्राउन कलर का है समूह और इंडिविजुअल को देखेंगे तो बहुत पेल येलो कलर आता है। असल में देखा जाए तो आपको कलरलेस ही लगेगा, लेकिन जो टीलियोस्पोर्स होते हैं वो सुनहरी भूरे रंग के दिखते हैं। इंडिविजुअल स्पोर जो मैच्योर स्पोर होगा तर्करूपी होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, इनका वॉल जो होता है वो स्मूथ वॉल होता है, बाइसेल्ड होते हैं, थिक वॉल होते हैं, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा थिक वॉल होती है इनकी, और हर एक कोशिका में शुरू में 2 केंद्रक होते हैं और बाद में जो केंद्रक होते हैं, दोनों केंद्रक अलग अलग जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं। सो इफ़ यू डिस्क्राइब अ टीलियोस्पोर इज़ अ स्टॉक्ड स्ट्रक्चर। ये यूरोडोस्पोर्स हैं। इसके बाद में टीलियल स्टेज आता है। टीलियोस्पोर्स में देखिए बाइसेल्ड है, ये सोरस में से सेक्शन कटिंग है, बाइसेल्ड है। ईच स्पोर इज बाइन्यूक्लिएट इनिशियली, thick walled, stalked teleospores, bicelled. Finally mature teleospore is uninucleate, each cell is uninucleate। और इसके अंदर इसका जो जर्म पोर होता है वो जो उसका टर्मिनल पार्ट होता है, जैसे ऊपर वाला सेल है तो उसके टॉप पर होगा और नीचे वाला जो सेल है उसमें सेप्टम के जस्ट नीचे होगा, तो एट द टिप ऑफ द ईच सेल वो जर्म पोर होता है। ये विश्रामी बीजाणु होते हैं, ये रेस्ट करते हैं,
थिक वॉल्ड हैं, सॉइल में पड़े रहते हैं, और जब अगले कुछ समय के बाद में जब मॉइस्चर वगैरह गेन करते हैं तो उसके बाद में जर्मिनेट करके बेसिडियल स्टेज बनाते हैं। बेसिडियल स्टेज जो है एक तरह से देखा जाए तो गेहूं का जो स्ट्रॉ होता है उस पर बनती है। ये टीलियोस्पोर्स विश्राम के उपरांत समशीतोष्ण देशों में जीवित रहते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर वहाँ पे सॉइल का ज़्यादा नहीं होता, तो वो वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। और हर कोशिका से अंकुरण नलिका बनती है, जिसको हम प्रोमाइसीलियम बोलते हैं। ये प्रोमाइसीलियम 4 सेल्ड होती है। प्रोमाइसीलियम में न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाता है, डिवाइड करता है मियोसिस के द्वारा। 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, 2 एक स्ट्रेन के होते हैं, एक प्रभेद के होते हैं, 2 दूसरे प्रभेद के होते हैं। ये चारों न्यूक्लियाई 4 2 ऑफ ईच स्ट्रेन, ये हर एक 4 सेल्स बन जाते हैं इससे, और उससे फिर एक एक बेसिडियोस्पोर स्टेरिगमेटा के ऊपर बनता है। एक बेसिडियोस्पोर यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय, ओवल शेप होता है, कलरलेस होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। ईच न्यूक्लियस इज हैप्लॉइड एंड स्मूथ वॉल्ड। ठीक है, तो बेसिडियोस्पोर्स आर एक कोशिकीय, अंडाकार, रंगहीन, एक केंद्र की, अगुणित केंद्रक युक्त, और हवा के द्वारा ये बारबरी के पौधे पर पहुंचते हैं। ठीक है, और जो स्पोर्स का रिलीज होता है वो ड्रॉप के मेथड के द्वारा होता है। इन्फेक्शन कभी भी गेहूं के पौधे पर नहीं करते हैं, ये बारबरी के पौधे पर करते हैं। सो दीज आर द स्टेजेस जो कि गेहूं के पौधे पर पाई जाती हैं। अगले क्लास में हम बात करेंगे कि बारबरी के पौधे पर कौन कौन सी स्टेजेस पाई जाती हैं और लाइफ साइकिल इनका कैसे कंप्लीट होता है।